कल भी अपन देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद में शुक्राणु की या स्पर्म की संरचना देखी थी, स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अगला पार्ट कौन सा आ जाएगा? oogenesis। oogenesis के नाम से भी है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें एग का या ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। oogenesis की प्रोसेस फीमेल में पाई जाती है क्योंकि फीमेल के अंदर एग और ओवम बनता है, ठीक है। आप वीडियो को ऐसे मत देखो, वीडियो में पढ़ा रहे हैं अपन, आपको इसको भूल जाओ आप, अपने लिए आप लोग इम्पोर्टेंट है ना, समझ रहे हो ना, कि इसको समझने की कोशिश करो बस आप तो, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक उसी का पार्ट है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं एग का निर्माण। एग के निर्माण की प्रोसेस को क्या कहते हो आप? oogenesis कहते हो, ठीक है। oogenesis की जो प्रोसेस है होती कहाँ पे है? तो अपन कहेंगे ओवेरी में होता है। ओवेरी फीमेल के अंदर संख्या 2 होती है, ठीक है। ओवेरी में देखो एक चीज़ बता दूंगा आपको, फीमेल और मेल में दोनों में गेमेट का निर्माण होता है। मेल में गेमेट का निर्माण अप्रॉक्स होता है 12 साल के आसपास के बाद, ठीक है। जबकि फीमेल में गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस या oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? जब वो इधर ला, हाँ यार रख दे, कोई बात नहीं। फीमेल में कब होती है? जब वो फीमेल भ्रूणीय अवस्था में हो। फीमेल में कब होती है? जब वो फीमेल खुद भ्रूणीय अवस्था में हो। उसे अपन क्या कह सकते हैं? फीटल कह सकते हैं। मतलब अभी जो एम्ब्रियो जो फीमेल अभी बनाई है उससे कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं? फीटल कह सकते हैं। उसी कंडीशन में उसमें कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? oogenesis की। जबकि मेल में कब होती है? लगभग 10 से 12 साल के बाद। इसका मतलब ये 8 साल पहले चल रही है, कह सकते हैं अपन 8 या 10 साल पहले चल रहे हैं। तो oogenesis की प्रोसेस किसी भी ह्यूमन फीमेल में एम्ब्रियोनिक कंडीशन, फीटल कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है। आ गया समझ में यहाँ तक? मतलब जैसे ही ओवरी का विकास होता है, ओवरी के विकास के साथ साथ उनमें कौन सी कोशिकाएं बनने लगती है? जर्म कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं बनने लगती है। जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, कौन सा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। उनमें से एक जो है वो एग बनाती है और 3 सेल वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है oogenesis की फीटल कंडीशन में। अब सबसे कंडीशन देखिए अपन, सबसे पहले फीटल स्टेज है। सबसे पहले फीटल स्टेज में सबसे पहले बना है ओवेरी। ओवेरी में जर्म सेल बनेगी। ओवेरी में जर्म सेल बनी है। जर्म सेल को जैसे मान लो जर्म सेल काफ़ी जर्म सेल है। जर्म सेल सबसे पहले डिवीज़न करेगी। कौन सी डिवीज़न करेगी? माइटोसिस। माइटोसिस करेगी। एक चीज़ और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को 3 भागों में विभाजित किया था, याद है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड फेज ग्रोथ फेज और थर्ड मैच्योरेशन। 3 प्रोसेस है। ये तीनों प्रोसेस अपने को इसके साथ साथ लेके चलना है। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आएगी? मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सबसे पहले कोई ओवरी के अंदर जर्म सेल बनी, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे स्ट्रक्चर है, ओवरी की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे सबसे पहले जर्म सेल है।
जर्म सेल में लगातार विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन? माइटोसिस, जिसके कारण से काफ़ी कोशिकाओं का समूह बना। और कोशिका कैसी? द्विगुणित है, डिप्लॉइड है अभी तक, तो 2n लगा दें, 2n। इन कोशिकाओं को जो माइटोसिस होने से बनी है, इन्हें ऊगोनिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊगोनिया। ऊगोनिया भी कैसे होते हैं? अभी तक डिप्लॉइड ही है, ठीक है। ये कंडीशन कहाँ पे चल रही है भाई? फीटल में चल रही है अभी तक। मतलब जो फीमेल है, जो अपन पढ़ रहे हैं, वो अभी प्यूबर्टी एज में नहीं पहुंची है, अभी फीटल कंडीशन पढ़ रहे हैं उसकी। उसी टाइम पे ये जर्म सेल बनी है, जर्म सेल में विभाजन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनमें से ये कोशिकाओं को जो समूह बनता है उसे ओविग्रस के नाम से भी जानते हैं। ओविग्रस डिस्क कह सकते हो, ओविग्रस कह सकते हो। इन कोशिकाओं के समूह क्या कह सकते हैं? ओविग्रस कह सकते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं अपनी आकृति में वृद्धि करती हैं, वृद्धि कर लिया। इस कोशिका को क्या कह सकते हैं? प्राइमरी oocyte। ये भी कैसी है? अभी डिप्लॉइड ही है, क्योंकि माइटोसिस से बनी है अभी तक तो ये, ठीक है। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में अपन सभी जानते हैं एक प्रोफेज आती है, प्रोफेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? प्रोफेज होती है, सबसे बड़ी फेज। अब ये सबसे पहले कौन सी में एंटर करेगी? प्रोफेज में एंटर करेगी। ये आ गया प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट किसकी होती है? मियोसिस फर्स्ट की फर्स्ट फेज, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। इसमें एक स्टेज आती है डिप्लोटिन स्टेज, पढ़ा ना आप लोगों ने? इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं ना, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो इसकी कौन सी फेज? अब डिप्लोटिन, वैसे फर्स्ट लिखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि एक ही होती है डिप्लोटिन, ठीक है। डिप्लोटिन में आ गई सेल। अब यहाँ पे आके डिप्लोटिन में आकर यहाँ ये सेल है वो रुक जाएगी। यहाँ तक विभाजन हुआ, कहाँ तक विभाजन हुआ? माइटोसिस कंप्लीट हो गया, मियोसिस में पहुँची। मियोसिस की कौन सी में पहुँची? प्रोफेज में पहुँची। प्रोफेज की में कहाँ तक पहुँच गई? डिप्लोटिन। यहाँ पे आके सेल रुक जाती है, अरेस्ट। सेल डिवीजन रुक गया। ये कौन सा अरेस्ट है? फर्स्ट अरेस्ट। फर्स्ट टाइम पे फीमेल में गेमेट निर्माण के दौरान कोशिकाओं को कहाँ रोका जाता है? प्रोफेज की फर्स्ट में डिप्लोटिन के अंदर रोक दिया जाता है। कहाँ पे कंडीशन चल रही है? यहाँ तक, यहाँ से लेकर फीटल लिख सकते हैं। अब यहाँ से कब तक रुकी रहेगी ये? लगभग 8 साल तक यहाँ रुकी रहेगी ये, समझ गए? फीटल में बन गई, यहाँ तक 8 साल तक ये इसी स्टेज पे रहेगी सेल, ठीक है। कौन सी फेज पे? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन में। अब जैसे ही कोई फीमेल या लड़की है उसमें प्यूबर्टी स्टेज आती है, अब प्यूबर्टी स्टेज में आ गई। प्यूबर्टी स्टेज में जैसे ही वो एंटर करती है, एंटर करते ही ये विभाजन वापस एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा वाला? प्रोफेज फर्स्ट का। अभी आगे एंटर करेगी। इसका मतलब कब तक रुकी हुई थी ये?
प्यूबर्टी स्टेज तक रुकी हुई थी। यहाँ आते ही डिवीजन पहला कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया कंप्लीट। और इससे दो सेल बनी, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल, ठीक है। इसे अनइक्वल डिवीजन कह सकते हैं, मतलब बराबर सेल का विभाजन नहीं हुआ है। साइटोप्लाज्म में अंतर हुआ है, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। तो यहाँ पर समान विभाजन नहीं होता, असमान विभाजन से एक बड़ी कोशिका बनती है, जिसे क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी oocyte कह सकते हो। ये प्राइमरी oocyte था, ये अब ये कैसी है, हैप्लॉइड है, ये एन है, ये एन, ठीक है। ये सेकेंडरी जो oocyte है उसमें कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, जिससे इसमें भी विभाजन होगा और इसमें भी विभाजन होगा। छोटे वाली जो सेल है इसे क्या कहेंगे, पोलर बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, एक पोलर बॉडी और एक प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, दोनों में मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ऐसे का स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन, एक तो बड़ी कोशिका और इसमें भी एक छोटी कोशिका, ये बनी। ऊपर दो, एक पहले से थी, इसमें भी दो सेल बनेगी। ये स्ट्रक्चर बन सकती है। एक हमेशा बड़ी सेल है जिसे अपन एग कहेंगे, और तीन छोटी कोशिकाएं जिन्हें पोलर बॉडी कहेंगे। तीन पोलर बॉडी और एक एग, ओवम, ठीक है। ये स्टेज कहाँ पे कंप्लीट होती है, प्यूबर्टी के आगे। प्यूबर्टी ये आगे वाली स्टेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। एक चीज़ इसमें अगर रियल में देखा जाए तो ये डिवीज़न भी कब स्टार्ट होता है, जैसे फीमेल के अंदर मैच्योरेशन साइकिल चलता है, ठीक है। मैच्योरेशन साइकिल के लास्ट जो फेज होते हैं 5 डेज के, उस डेज में जो भी ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के दौरान जो एग होता है ये किस स्टेज में होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल के ब्लीडिंग के दौरान जो एग डिस्चार्ज होता है वो उस टाइम पे कौन सी स्टेज में होता है। तो कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte की फेज में होता है। कौन सी फेज में, सेकेंडरी oocyte। अगर कंडीशन ये हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए इसका मतलब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, और स्पर्म कांटेक्ट में आएगा तो स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है, इसके कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी oocyte के, और तभी फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे नहीं है कि एग वो जो स्पर्म है डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है, ओवम के, इसके नहीं आता, पहले इसके आता है, सेकेंडरी oocyte के। जैसे ही स्पर्म इसके टच होता है, टच होते ही इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन हो जाता है आतो आत, और ये तीनों सेल तो नष्ट हो जाती है, और एग का जो न्यूक्लियस है इसका स्पर्म का, वो किस में एंटर करता है, फिर ओवम में एंटर करता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान एग कौन से स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte में होता है। जैसे स्पर्म टच होता है, टच होते ही इसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंड वाला, और यहाँ से ओवम बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस। इसमें कौन सी फेज़ अपन कह सकते हैं, ये वाली तो कौन सी फेज़ है, फर्स्ट फेज कह सकते हो। कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेशन। ये वाली जो फेज है ग्रोथ फेज कह सकते हो, और लास्ट में ये वाली मैच्योरेशन फेज कह सकते हो, ठीक है। सेम ही प्रोसेस लगभग सब में सेम चलती है। एक डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ एक बार, ठीक है, अगले पेड़ में लिख लेंगे, आप लोग केवल समझ लो एक बार, ठीक है।
कोई एक स्टूडेंट यार, मोहित, ये मार्कर ब्लैक ही ज़्यादा दिखता है ना साफ सामने से, ये तो एक इंक डला के लेके आ जाए। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग, अब इसका हार्मोनल कंट्रोल अगर अपन देखें तो सबसे पहले भी मैंने बता रखा है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? GnRH। ये किसके ऊपर वर्क करेगा? एंटेरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के अग्रभाग के ऊपर। ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? दो ट्रोपिन हार्मोन रिलीज होंगे, एक LH और एक FSH। ठीक है, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं फीमेल का, तो FSH जो है वो कहाँ पे जाके काम करेगा? FSH काम करेगा ओवरी पे जाकर। ठीक है, ओवरी, ओवरी के अंदर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट और ओवम, इनके चारों तरफ कोशिकाओं की एक लेयरिंग पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फॉलिकल। उसे क्या कहते हैं? फॉलिकल। जैसे मान लो एक ही डायग्राम अपन यहाँ बनाएं, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ग्राफिन फॉलिकल है और अंदर एग है इसके। ठीक है, 3 प्रकार की होती है ग्राफिन फॉलिकल, प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल, सेकेंडरी और टर्सरी। 3 प्रकार की ग्राफिन फॉलिकल्स होती है। लास्ट में कौन सी होती है? मैच्योर होती है, ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल को क्या करता है? इंड्यूस करता है। जो ये फॉलिकल्स बनते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल, इनको क्या करता है? ये सिग्नल देता है। किस लिए सिग्नल देता है? कि इनका डिवीजन लगातार होता रहे। ठीक है, इनका डिवीजन लगातार होता रहे और इनसे क्या बनती रहे? ग्राफिन फॉलिकल्स बनती रहे। ठीक है, कितने दिन तक बनती है? फीमेल के अंदर जो मैच्योरेशन साइकिल होता है वो कितने दिन का चलता है? 1 से 28 दिन का। और अगर अपन अप्रोक्स माने तो 35 दिन, 7 दिन का टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स माने तो 28, ऊपर नीचे करके माने तो 35 दिन। 1 से 14 दिन, 1 से 14 दिन जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। 1 से 14 दिन तक किसका निर्माण होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। इसका मतलब 1 से 14 दिन तक कौन सा हार्मोन बढ़ा रहेगा? FSH बढ़ा रहेगा। क्यों? ये क्या बना रहा है? ग्राफिन फॉलिकल्स बना रहा है। और ये ग्राफिन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को भी रिलीज करता है। ये ग्राफिन फॉलिकल्स क्या करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन फीमेल में क्या है? फीमेल का मेन हार्मोन है। जैसे मेल के अंदर कौन सा मेन हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। सेम उसी प्रकार से फीमेल में कौन होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफियन फॉलिकल्स भी बनती जा रही है। कितने से? 1 दिन से लेकर 14 दिन तक, क्योंकि जो 14 डेज है ग्राफियन फॉलिकल एकदम मेच्योर हो जाएगी तब तक तो। ठीक है, मेच्योर कब होती है? 14 डेज पर। ठीक है, एस्ट्रोजन अगर बनता जाए तो एस्ट्रोजन को क्या रोकना पड़ेगा कि 14 दिन कंप्लीट होने को आए? एस्ट्रोजन इसको रोक देगा। किसको रोक देगा? FSH को। अगर मान लो FSH का निर्माण होता रहे तो FSH तो फॉलिकल बनाता रहेगा, जबकि 14 दिन के बाद में फॉलिकल की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? एग तो मेच्योर हो गया।
तो इसको रोकना भी ज़रूरी है। इसलिए FSH को कौन रोकेगा? एस्ट्रोजन। अपन एस्ट्रोजन ये कहें कि एस्ट्रोजन किसको सिग्नल देगा कि हमें FSH की आवश्यकता ही नहीं अब, तो सीधी सी बात है किसको सिग्नल देता है ये? हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई FSH हार्मोन की आवश्यकता नहीं है। एक बार ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो चुकी है, उसके अंदर जो एग है वो भी मैच्योर हो चुका है, तो कुछ देर के लिए इसको रोक दिया जाए, रोक देंगे ये। दूसरा हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन है। अब 14 दिन कंप्लीट हो गए। 14 दिन का मतलब क्या हुआ? एग मैच्योर है, ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और उससे क्या निकलेगा? एग निकलेगा। 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेक होने से एग बाहर की तरफ निकलता है। उसी को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन कह सकते हैं, ओव्यूलेशन कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन से डेज में होता है? 14 डेज, याद रखना भाई। और 14 डेज के आसपास कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ता है? LH का। इसका काम पूरा बता ही दिया मैंने। अब जैसे ही 15-14 दिन हुए, इसका काम तो कम हो गया। अब किसका काम बढ़ेगा? LH का। LH ग्राफिन फॉलिकल पे जाके वर्क करेगा और ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ देगा, तोड़कर अंडे को बाहर रिलीज करेगा। उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? LH। LH है। अगर अब LH का और काम क्या है? एक तो एग को बाहर निकाल दिया, उसे क्या कह सकते हैं? अंडोत्सर्जन कह सकते हैं, ओव्यूलेशन कह सकते हैं। ठीक है। LH हार्मोन के द्वारा ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बच जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल ऐसा बनाया था मैंने, तो जैसे एग यहाँ से निकल जाए तो ऐसी स्ट्रक्चर बचेगी ये। इसी स्ट्रक्चर में धीरे धीरे सेल का विभाजन होता रहता है और ये एक ग्रंथि का निर्माण करता है, और इसे क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का नाम बताया था मैंने पहले भी। कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्रंथि का निर्माण करता है। इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? LH। LH ने किसको कहा है? ग्राफियन फॉलिकल को सबसे पहले क्या किया कि आप अंडे को रिलीज कर दो, और आप इसकी सुरक्षा के लिए आपको एक ग्रंथि बनना है, और ग्रंथि क्या होती है? हार्मोन को स्रावित करती है। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। बता रखा है ये भी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ये भी बता रखा है। ठीक है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन संकेत देता है? LH। अब प्रोजेस्टेरोन बनने लगा। अब LH की आवश्यकता है क्या? LH की कोई आवश्यकता है नहीं है। ये भी क्या करेगा? सिग्नल देगा कि LH के निर्माण को रोक दिया जाए, क्योंकि LH की कोई आवश्यकता नहीं है अब। कौन से दोनों हार्मोन रुक गए? LH भी रुक गया, FSH भी रुक गया, और कौन सा बनने लगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ? एग का जो एग निकला है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है। उसका क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो दो कंडीशन होती है, या तो फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, दोनों कंडीशन संभव है। तो यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हो और प्रेगनेंसी अगर हो तो दो कंडीशन पॉसिबल है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर प्रेगनेंसी होती है तब तो काम आएगा प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, स्पर्म इसके अटैच नहीं हुआ,
तो इसकी आवश्यकता है क्या? इसकी आवश्यकता नहीं है। कौन से डेज में पहुंच गए आप? 14 डेज से आगे चल रहे हो आप, 17 डेज तक, 17 डेज तक पहुंच गए। निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता नहीं है, प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो बना रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक हो जाएगा ये? 20 दिन के बाद में धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम एकदम सिकुड़ने लगेगा। यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी नष्ट होने लगेगी। और लास्ट में पूरी टूटेगी तो ब्लीडिंग इकट्ठी होगी, और ब्लीडिंग जो है वो यूट्रस से बाहर की तरफ निकलेगी। तो वहाँ पर आपका साइकिल जो है वो 28 डेज आ जाएगा तब तक। इस प्रकार से फीमेल में ये सिस्टम चलता रहता है। आ गया समझ में? अब एक तो ये डायग्राम बनाना है, ये हार्मोन वाला साइड में बनाना है।